नमस्कार सभी को। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास, और जो कि यूनिट 6 है, इसमें लगी हुई है हमारे नेट के सिलेबस में। और उस उपन्यास सीरीज़ में उपन्यास के इसके यूनिट से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, इसका शीर्षक है। और इसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखान AGI इसमें प्रकाशित हुआ था। और इसकी शुरू में बच्चों 500 प्रतियां निकाली गई थी, जिसका मूल्य था 12 आना, केवल 12 आने मूल्य था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं और इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। अब लेखक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म, गौरी दत्त जी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। कब? 1836 में। और निधन 1906 ईस्वी में हुआ। इन्होंने शुक्ल ने मतलब गौरी दत्त शुक्ल जी ने ही क्या की थी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब हुई थी स्थापना, ये आपको पता ही है, 1893 में। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत की। दत्त जी की देवनागरी लिपि के प्रचारक रहे और इन्होंने साहित्य जगत में उल्लेखनीय कार्य किए। 1892 में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन व प्रकाशन भी किया था। देवनागरी प्रचारक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी प्रचारक किसका पत्र है, तो ये गौरी दत्त जी का था। और कब प्रकाशन हुआ इसका? 1892 में। गौरी दत्त जी का चर्चित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। अब इसके पात्र देख लेते हैं कौन कौन है इस उपन्यास में। सर्वसुख मेन पात्र हैं, जो मुखिया हैं घर के, मेरठ के रहने वाले अग्रवाल बनिया हैं, जिनकी मंडी में आड़त की दुकान है। ये प्रमुख पात्र हैं। पार्वती इनकी बड़ी बेटी है जो दिल्ली में है, विवाहित है। सुखदेई ये इनकी छोटी बेटी है। दौलत राम ये इनके बड़े बेटे हैं और छोटे लाल इनके छोटे बेटे हैं। दौलत राम की पत्नी है ज्ञानो, ये जेठानी बनी है। लालची स्वभाव की हैं, जिसके कारण अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़काकर घर का बंटवारा करवा देती हैं। छोटी बहू अर्थात जो देवरानी है, उसका नाम है आनंदी, छोटे लाल की पत्नी है। और ये अपनी जेठानी की तरह लालची नहीं, पढ़ी लिखी दिखाई हैं। कन्हैया दौलत राम का पुत्र है। नन्हे छोटे लाल का बेटा है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के बेटे हैं। और कन्हैया जो है बड़े बड़े बेटे का पुत्र है। और शिवदयाल ये सुखदेई का बेटा है। शिवदयाल जी सुखदेई का बेटे हैं। वंशीधर कबाड़ी, इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। सुखदेई के बेटे हैं कौन? यही जो सुखदेई जिनकी छोटी बेटी है, वही सुखदेई। ठीक है, तो शिवदयाल जी सुखदेई के बेटे हैं। वंशीधर कबाड़ी, इन्हीं के यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। डूंगर जो है ज्ञानों का पिता है, जो एक गरीब बनिया है। तहसीलदार आनंदी का पिता है। आनंदी वही छोटी वाली बहू। और राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई है। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है। दिल्ला पांडे है, ये पुरोहित हैं। मिसरानी दिल्ला पांडे की पत्नी है। मुंशी टिकट नारायण ये शहर के अमीर हैं। और हर सहाय काबली ये भी शहरी अमीर दिखाए गए हैं। अन्य पात्र जो हैं इसमें लाल दीन दयाल किरपी, ये बाल विधवा है किरपी जो इसमें दिखाई गई है। झल्ला मल लाला बुलाकी दास ये मदरसे में नौकर दिखाए गए हैं। अब इसका सारांश देख लेते हैं। उपन्यास एक अग्रवाल बनिया को प्रस्तुत करता हुआ आगे। इस उपन्यास में कहानी दिखाई गई है एक अग्रवाल बनिया की, मेरठ की। सर्वसुख बनिया जो परिवार का मुखिया है, यह परिवार मेरठ का सुखी संपन्न और समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के दो बेटे, बड़ा बेटा दौलत राम तथा छोटा बेटा छोटे लाल है। इसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई थी। इसकी जो माता पिता थे सर्वसुख के, इनकी मृत्यु हो चुकी थी हैजे की वजह से, इसलिए इनका पालन पोषण चाचा ने किया। लाला सर्वसुख जी पहले घूम घूम कर गलियों में फेरी लगाते थे। बाद में इन्होंने परचून की दुकान खोली जो चल निकली। वही हड़ात की दुकान जो बोले थे, परचूने की दुकान थी जो जनरल मर्चेंट के नाम से हम जानते हैं। सरसुख के दो बेटियां, बड़ी का नाम पार्वती, छोटी जो कि दिल्ली में विवाह हुआ है जिसका, और छोटी बेटी सुखदेई है।
बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो एक अनपढ़, लालची और स्वार्थी स्त्री है जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की बुराई आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी है आनंदी, जो अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी स्त्री है और समझदार है। वह घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है, पढ़ी लिखी है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाते हैं। उपन्यास में परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है और यही घटनाएं आगे जो है कथा को बढ़ाती भी हैं। दौलत राम की एक बेटी और एक बेटा है। जो बड़ा बेटा है उसकी एक बेटी और एक बेटा है। छोटे लाल के जबकि दोनों बेटे ही हैं, नन्हे और मोहन नाम के। दौलत राम की पत्नी अत्यंत जुझारू और लालची प्रवृत्ति है। वह अपनी देवरानी और सास के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्व सुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलत राम अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं। परिवार का बंटवारा दिखाते हैं। इसके अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, पर जहां संपत्ति का बंटवारा होता है, दौलत राम के हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है। हवेली से जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। ये दिखाई गई है कहानी। मतलब बड़ा बेटा और बड़ी बहू पूरी तरह से स्वार्थी हो जाते हैं। अब यही है परिवार का विघटन ही इसमें दिखाया गया है। परिवार अच्छा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक बड़ी वाली जो बहू के कारण परिवार का विघटन हो जाता है। महत्वपूर्ण कथन इसमें देख लेते हैं। पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में कविता भी लिखी थी, जो इस प्रकार है। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। ये कविता है, छोटी सी भूमिका में ली गई है। सुखदेव की माँ, अब कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। सुखदेव की माँ कहती है, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फिरता। ज्ञानो जो बड़ी बहू है, बहन जिस घर पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चुट्टी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे हैं, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। देखिए हिंदी थोड़ी सी अलग आपको दिख रही होगी, उस समय की हिंदी है, और मेरठ में वैसे भी खड़ी बोली का प्रचलन ज़्यादा है, तो ये ऐसी ही भाषा है। छोटी बहू, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ज्ञानों से बताती है, क्योंकि वो समझदार है भाई, बाहरी लोगों से बुराई नहीं करनी चाहिए घर की। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वही कहावत है कि अपना मरण जग की हंसी। अपना तो मरण जैसा कष्ट हो रहा है, जग में हंसाई हो रही है। सर्व सुख कहते हैं, बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर को 3-13 कर दिया। 3-13 मतलब बंटवारा कर दिया। पुरोहित जी का कथन है, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके 6 दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। ज्ञानो कहती है, भगवान उतय बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते। अच्छा। लाला सरसुख लाल जी का एक कथन है, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते। फिजूल खर्ची जो विवाह में होती है उसकी ओर भी लेखक ने उस समय ध्यान खींचा है। देखिए महत्वपूर्ण कथन है सरसुख लाल जी का। छोटे लाल जी का कथन एक और आ गया है, लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ दो। ये छोटा बेटा कहता है लाला जी से। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उपन्यास में सामाजिक और पारिवारिक स्थिति का भलीभांति चित्रण किया गया है। पारिवारिक विघटन एवं घर का बंटवारे का वर्णन है। स्त्री शिक्षा का चित्रण है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता का चित्रण है। बाल एवं अनमेल विवाह का चित्रण है। विधवाओं की दशा का चित्रण किया गया है, बाल विधवाओं की दशा। परंतु विधवा विवाह का समर्थन वे दबी जबान से करते हैं, मतलब खुल के नहीं करते विधवा विवाह की बात। विवाह में फिजूल खर्ची का चित्रण है और वृद्ध की समस्या, बहुओं की समस्या इत्यादि दिखाई गई हैं। अब इसका थोड़ा शिल्प देख लेते हैं, भाषा और शिल्प कैसी है। उपन्यास की भाषा जन भाषा एवं शैली किस्सा गोई है। किस्सा गोई शैली में लिखा गया है, कहानी जैसा सुनाया गया है। इसमें मुहावरे, लोकोक्ति एवं लोक भाषा का प्रचुर मात्रा में उपयोग मिलता है। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा का जन भाषा से सहज सुझाव, सहज जुड़ा और किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग
बोलचाल कहें या बोली बानी का टटका रंग और उसमें मुहावरेदानी और लोकोक्तियों की जड़ता, ये सब विशेषताएं उपन्यास के कथा मिजाज की भाषा का सृजन करती हैं। जैसे अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जब सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता है, नून तेल का झींकना ले बैठती, कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती लड़ती भिड़ती, उसे रोटी न करने देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने में लद रही है। तो समझ में आ ही गया होगा, भाषा के दृष्टिकोण से भी बता रहे हैं और ये किसका कथन हो सकता है ना। ये वही ज्ञानो। लेखक ने भूमिका में लिखा है, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है जो कहानी की विषय वस्तु और भाषा दोनों में दिखाई देती है। उपन्यासकार के शब्दों में इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जैसा जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं, अर्थात मेरठ जिले की खड़ी बोली। अभी मैंने बताया वहाँ खड़ी बोली का प्रचलन है, जो वहाँ के मध्यवर्गीय बनिया परिवार में बोली जाती है, इसका प्रयोग हुआ है। संस्कृत और पुस्तकीय शब्दों से लेखक ने परहेज किया है, क्योंकि उसे न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। यह उपन्यास अपने कथ्य में गहरी सामाजिक संपृक्ति और यथार्थ के खाटी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने में बेजोड़ है, और भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय से बहुत आगे की रचना मानी जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी में अंग्रेजी पढ़ने की वकालत की गई है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से सरकारी नौकरियां मिलती थी। फिर भी नागरी या हिंदी पढ़ने पर लेखक का अधिक जोर है। हालांकि यह उपन्यास शिल्प के लिहाज से निराश करता है, औपन्यासिक शिल्प की विशेषताओं का इसमें अभाव है। मतलब उपन्यास के गुण नहीं पाए जाते, जो उपन्यास के सारे तत्व होते हैं वो नहीं है, इसीलिए इसको पहला उपन्यास मानने से शुक्ल जी ने इनकार किया है। और निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपन्यास अपनी जन भाषा में एक पारिवारिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है, और इस दृष्टि से दत्त जी का यह उपन्यास आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, और इसीलिए NTA ने इसे हिंदी साहित्य के सिलेबस में रखा भी है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बिल्कुल कम समय में मैंने इस उपन्यास का पूरा सार बताने की कोशिश की है, प्रमुख पात्र भी बता दिए हैं, प्रमुख कथन भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।